15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। विभाजन की हिंसा अभी थमी नहीं थी। लाखों शरणार्थी सड़कों पर थे। अनाज की कमी और सांप्रदायिक तनाव देश को तोड़ने को तैयार थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मंत्रिमंडल गठित किया। कांग्रेस के पास संविधान सभा में भारी बहुमत था। फिर भी नेहरू ने कई गैर कांग्रेसी और अपने विरोधियों को शामिल किया। आज हम उसी मंत्रिमंडल की वास्तविक कहानी सुनेंगे। हम जानेंगे कि कितने गैर कांग्रेसी मंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू ने क्यों चुना और वे दोनों क्यों इस्तीफा देकर चले गए। ये कहानी है एकता की कोशिश और लोकतंत्र की परीक्षा की। नेहरू ने 15 सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया। इसमें कम से कम 5 मंत्री कांग्रेस से बाहर के थे। 3 तो कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कानून मंत्री बने। वे अनुसूचित जाति महासभा के नेता थे और गांधी और कांग्रेस की नीतियों के पुराने आलोचक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। आर.के. षणमुगम चेट्टी वित्त मंत्री बने। वे जस्टिस पार्टी से थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। वे अकाली दल से थे। एन. गोपालास्वामी अयंगर और सी.एच. भाभा जैसे स्वतंत्र नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इतिहासकार बताते हैं कि नेहरू ने यह फैसला राष्ट्रीय एकता के लिए लिया। गांधी जी और सरदार पटेल ने भी अंबेडकर को शामिल करने की सलाह दी थी। नेहरू ने विरोधियों को भी सरकार में जगह देकर दिखाया कि नया भारत सभी की आवाज सुनना चाहता है। अब सुनिए इतिहासकार राजमोहन गांधी इस बारे में क्या कहते हैं। गांधी और पटेल दोनों ने नेहरू से कहा था कि अंबेडकर को शामिल करो। वे संविधान निर्माण में बेहतरीन थे। नेहरू ने मान लिया, ये उनकी उदारता थी। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के पुराने विरोधी थे। उन्होंने गांधी को महात्मा नहीं माना और दलितों के शोषण का आरोप लगाया था। फिर भी नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। मुख्य कारण था उनकी संवैधानिक विशेषज्ञता। अंबेडकर ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। नेहरू चाहते थे कि दलितों को प्रतिनिधित्व मिले और संविधान निर्माण में उनका योगदान जारी रहे। गांधी जी का भी सीधा हस्तक्षेप था। उन्होंने नेहरू और पटेल से कहा था कि अंबेडकर को लाओ। नेहरू ने बाद में संसद में कहा कि अंबेडकर रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषण के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था, हम संविधान बना रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल करने का कारण भी एकता था।
वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान कांग्रेस से अलग रुख रखते थे। नेहरू ने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया क्योंकि मुखर्जी की औद्योगिक नीति का ज्ञान काम आ सकता था। विभाजन के बाद नेहरू चाहते थे कि दक्षिणपंथी हिंदू आवाज भी सरकार में हो। यह फैसला नेहरू की उदार सोच को दर्शाता था। अब जानिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संविधान सभा का भाषण। हम एक राष्ट्र बन रहे हैं लेकिन अलगाव की नीति से नहीं। सरदार पटेल इस मंत्रिमंडल के मजबूत स्तंभ थे। वे नेहरू से कई मुद्दों पर अलग राय रखते थे लेकिन देश की एकता पर अडिग थे। वे कहते थे, हम दिल की एकता चाहते हैं, कागज की नहीं जो थोड़े से तनाव में टूट जाए। लेकिन ये एकता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। अप्रैल 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया। मुखर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को पाकिस्तान की दया पर छोड़ देगा। मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। बाद में कश्मीर नीति पर भी उनकी नेहरू से असहमति बढ़ गई। मुखर्जी ने संसद में कहा कि वे सरकार के साथ नहीं रह सकते। सितंबर 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। मुख्य कारण हिंदू कोड बिल था। अंबेडकर हिंदू समाज में लिंग समानता और महिलाओं को संपत्ति अधिकार दिलाना चाहते थे। नेहरू ने बिल पूरी ताकत से पास कराने में कमी छोड़ दी। अंबेडकर ने कहा कि सामाजिक असमानता को छोड़कर सिर्फ आर्थिक कानून बनाना संविधान का मजाक है। वे कैबिनेट की रबर स्टैंप कार्यशैली से भी नाराज थे। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि हिंदू कोड बिल के साथ जो व्यवहार हुआ वो उनके इस्तीफे का बड़ा कारण है। अब जानिए इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी इस दौर की राजनीति पर क्या कहते हैं। उन्होंने दलितों के लिए महार रेजिमेंट की कोशिश की। ब्रिटिश वाइसराय को कहा कि ब्रिटिश आर्मी में महार लोगों की जगह दलितों की जगह मिलनी चाहिए और ये सब कार्य उन्होंने करते गए। अब इसी के चलते कई लोग ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि गांधी और अंबेडकर के विचार एक दूसरे के विरोध में थे। मैं मानता हूँ कि अंबेडकर ज़्यादा एक रास्ते पर जो थे वो एक ज़्यादा क्रांतिकारक रास्ता था। वो जाति व्यवस्था का पूरा उन्मूलन चाहते थे। वो चाहते थे कि दलितों को उनकी जो समानता है पूरी मिल जाए और यहाँ से जाति व्यवस्था का पूरा उन्मूलन हुआ जाए। नेहरू का पहला मंत्रिमंडल एक सपना था। उसमें विविधता थी, विरोध था और एकता की कोशिश थी। 5 गैर कांग्रेसी और 2 कट्टर आलोचक शामिल थे। लेकिन सपना टूटा। अंबेडकर और मुखर्जी दोनों चले गए। फिर भी यह दौर याद दिलाता है कि आजाद भारत की शुरुआत लोकतंत्र की उदारता से हुई थी। विरोध को जगह दी गई लेकिन सीमाएं भी सामने आईं। ये थी आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल की कहानी। सभी बाइट्स प्रसार भारती आर्काइव्स या सार्वजनिक डोमेन से ली गई हैं। स्रोतों में लाइव हिस्ट्री इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और आधिकारिक अभिलेख शामिल हैं। क्या आज आप ऐसे मंत्रिमंडल की कल्पना तक भी कर सकते हैं? इस बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।